हेलो। हो गया लाइव। हम्म। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चैतन्य ब्रह्मभट्ट है। मैं बीएसपी आर्ट्स फैकल्टी का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम मिस्टर जयप्रकाश झा, जो कि हमारे पूर्व विद्यार्थी है, साथ साथ पूर्व विद्यार्थी नेता भी है, गुजरात स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ एबीवीपी है, वो आज हमारे बीच में थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, वो हमें रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग इसके बारे में समझाएंगे। जिसको भी जो भी क्वेश्चन हो वो उनसे डायरेक्ट पूछ सकता है। दोस्तों, हम उनको अभी लाइव बुला रहे हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्ते। कैसे? सबसे पहले तो नमस्कार आप सब लोगों का कि और साथ ही साथ बीएसपी परिवार का कि आपने मुझे एक इंटरेक्शन सेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स आपने रखा और वो भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे, क्या कि रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। सबसे पहले तो मैं बीएसपी परिवार का इसके लिए काफी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर मुझे दिया। साथ ही साथ जो भी हमारे साथ जुड़े हैं लोग, उनका भी कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए, अपना टाइम निकाल के। और कुछ जो हम इस पे आज चर्चा करने वाले हैं कि रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग पे जो चर्चा करेंगे कि आखिर यूथ जो है, यूथ किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को जानने के लिए अब आप ये हो सकते हैं, हम अब अपनी टॉपिक पे फोकस करते हैं कि रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। सबसे पहले जो नेशन शब्द है उसका मतलब है राष्ट्र। राष्ट्र जो शब्द है, यह राष्ट्र शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ। सबसे पहले बहुत लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि राष्ट्र शब्द आया कहाँ से। तो आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि राष्ट्र जो शब्द है वह राष्ट्र शब्द फ्रेंच के लैटिन भाषा से आया। वर्ल्ड फ्रेंच वर्ड है मैक्सिको, वहां से राष्ट्र नेशन का उत्पादन हुआ। जब जो नेशन का मतलब क्या होता है, बर्थ, ओरिजिन, वहां से वो आई हमारे पास। अब जब हम बात करते हैं एक यूथ का, तो यूथ किसको बोलते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यूथ किसको बोलते हैं। उसके बाद ही हम पता कर सकते हैं कि एक यूथ का क्या महत्व होगा राष्ट्र के निर्माण में। तो हमें सबसे पहले हमें के लिए आवाज रिवर्स आ रही है चैतन्य। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यूथ किसको बोलते हैं। भारत जो देश है वो सबसे माना जाता है यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सबसे तो यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जो माना जाता है, तो हमें यूथ को जानने के लिए जो 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक को हम यूथ मान सकते हैं। क्योंकि उनमें जो एक एनर्जी रहती है, एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, सकारात्मक सोच रहती है, कुछ कर गुजरने की एक क्षमता रहती है। जो हमारे पास एक सकारात्मक सोच से हम किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए हम अग्रसर रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यूथ। अब हमें जानना यह है कि नेशन किसको कहते हैं। अभी हमने जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि राष्ट्र शब्द का उत्पादन कहां से हुआ। अब हम आपको बताएंगे कि राष्ट्र जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ नेशन। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ नेशन। नेशन क्या है, मतलब उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो नेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि कम्युनिटी ऑफ अ पीपल, एक समुदाय, परिवार का, सोसाइटी का, फैमिली का, किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक साथ रहते हैं। किसी एक टेरिटरीज का, जैसे इंडिया क्या है, फेडरल स्टेट्स है, बहुत सारे स्टेट जुड़ा, यूनियन टेरिटरी जुड़े, 28 राज्य जुड़ा, यूनियन टेरिटरी जुड़ा, वो सब मिलकर एक क्या किए, एक राष्ट्र का निर्माण किए। तो उसको हम राष्ट्र बोलते हैं। उस राष्ट्र की सोच क्या है, उस राष्ट्र की एक सोच है कि भारत की विकास को हम किस तरीके से अग्रसर करें, कि हम भारत के पर्सनल बेनिफिट के, हर एक राष्ट्र का एक पर्सनल औचित्य रहता है, एक पर्सनल बेनिफिट रहता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी राष्ट्र ही क्यों ना हो। भारत राष्ट्र जो है, इस भारत राष्ट्र में भी डिफरेंट बहुत सारी जगह है, डिफरेंट भाषा बोली जाती है, डिफरेंट कल्चरल है, डिफरेंट खाने की परंपरा है, डिफरेंट सोच है, बट किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारा सोच एक होता है, इसलिए हम एक नेशन कहलाते हैं। तो हमारा ये हुआ कि राष्ट्र हम किसको बोलते हैं, अ कम्युनिटी ऑफ अ पीपल दैट लिव्स टुगेदर विद डिफरेंट कल्चरल, विद डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट इनोवेटिव, डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज। इन सब के सोच को हम मिला देते हैं, तो अब हम जाके भी बनाते हैं एक
राष्ट्र, और उस राष्ट्र का एक बेनिफिट होता है जो जो राष्ट्र का डिफरेंट डिफरेंट नाम भी होता है, हम भारत या फिर कोई और राष्ट्र लेते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि भारत के युवा भारत के विकास के लिए कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सबसे पहले हम बहुत लोगों की सोच रहती है कि हम कैसे राष्ट्र को, मतलब सब चाहता है कि हम देश के लिए कुछ कर गुजरे, सबकी एक सोच रहती है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द नेशन, बट हाउ, हम कैसे नेशन के लिए बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब जरूरी नहीं, अब एक विद्यार्थी का राष्ट्र के लिए, सबसे पहले हम विद्यार्थी रह चुके हैं विद्यार्थी, तो हम ये एक सबसे पहला चीज मैं जब बताना चाहूंगा कि हाउ कैन ए स्टूडेंट कंट्रीब्यूट टू द नेशन, मतलब एक स्टूडेंट कैसे नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब एक विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी ये नहीं है कि जो टॉपर है, जो आईएएस और आईपीएस बनता है, तो सिर्फ देश के निर्माण में उनका तो भूमिका निभाते ही है। एक्चुअली जो आईएएस हो या आईपीएस है, वह तो निभाते ही है अपना, जो भी उनका योगदान करता है अपने कर्मठ सहयोग तरीके से वह निभाते ही है। लेकिन एक बैक बेंचर भी हमारे क्लास का, वह भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है और दे सकता है। अगर नहीं देता, उनमें डिफरेंट कैपेबिलिटीज है। जरूरी नहीं है कि इफ आई गॉट अ 40% मार्क देन आई कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग, कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं राष्ट्र निर्माण। अब देख लीजिए, अब जरूरी नहीं है कि भारत में 130 करोड़ 135 करोड़ जनसंख्या, अब 135 करोड़ जनसंख्या में आज के दौर में करीब करीब 80 करोड़ माना जाता है कि भारत में 60 से 80 करोड़ के बीच में यूथ है। वह यूथ भारत के लिए कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकता है अपने नव भारत को प्रगतिशील और बनाने में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब स्टूडेंट कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट अपने इनोवेटिव आइडियाज से, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ लिख कर आईएएस कलेक्टर आईपीएस बनते हैं, वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वह भी इंजीनियर डॉक्टर बन के भी राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। अभी आपको पता भी नहीं होगा, कि बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि पहले इंडिया के पास बुलेट प्रूफ कार नहीं थी। अब महिंद्रा कंपनी बुलेट प्रूफ कार प्रोड्यूस, मतलब उत्पादन करना शुरू किए। क्योंकि वह किसी न किसी विद्यार्थी जो था, वो इनोवेटिव आइडियाज लाया अपने दिमाग में कि नहीं, व्हाई इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस अ बुलेट प्रूफ कार। हमारी जितने भी तोप है, वो सारा तोप जो है टीसीएस बनाती है। तो एक तरीके से एक आप यह ले सकते हैं कि यह सब एक, जरूरी नहीं है कि एक डिफरेंट सेक्टर का लोग ही उस पर योगदान करें, उसमें स्टूडेंट्स ही, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर्स हो, हर एक लोग किसी न किसी समय एक न एक दिन वह विद्यार्थी के रूप में रहते हैं। और उसी विद्यार्थी जीवन में उनके पास जो आइडियाज होती है कि हम कैसे राष्ट्र को निर्माण कर सकते हैं। तो आज इंजीनियर डॉक्टर बन के राष्ट्र निर्माण बहुत लोग कर रहे हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट्स मान के चलो आपकी इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग, आज के देख लो, आज जैसे कोरोना की दौर चल रही है, तो इस कोरोना के दौर में क्या है, डॉक्टर आज हमारे लिए भगवान के लिए बढ़ कर आया है। जैसे पहले पीपीई किट हमारे भारत में उत्पादन नहीं होती थी, चाइना यूरोपियन कंट्रीज को पीपीई किट देती थी, तो हमारे पास उस पर उत्पादन नहीं थी। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग ली। मीटिंग में हुआ कि भाई भारत के भी कुछ छात्र को आगे आना चाहिए और इनोवेटिव आइडियाज देना चाहिए ताकि वो पीपीई किट तैयार करे। फिर आईआईटी के कानपुर के स्टूडेंट, कुछ आईआईटी के, आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट ने मिलकर पीपीई किट बनाना प्रारंभ किया। और आज के डेट में अगर आपको नाम बताऊं, प्रतिदिन 3.5 लाख पीपीई किट भारत तैयार कर रही है। 1 लाख तो प्रतिदिन आपको गुजरात में ही तैयार हो रही है रिलायंस कंपनी के थ्रू। तो ऐसे आइडियाज आ रहे हैं, डिफरेंट आइडिया। पहले मशीन इंस्टॉलेशन इंडिया के पास नहीं थी, चाइना से मशीन इंस्टॉलेशन होती थी। तो अब धीरे धीरे इंडिया के स्टूडेंट्स ने भी इसका इनोवेटिव आइडियाज लाया और शुरुआत की। हम कैसे, मतलब भारत को आगे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पुलिस विभाग या फिर किसी भी और क्षेत्र में जाकर चाहे में ही कर सकते हैं। हम देखिए, जो पुलिस विभाग है, सोल्जर्स है, जो आर्मी है, जो सीआरपीएफ है, जो पारा मिलिट्री फोर्स है, जो पारा कमांडो है, वह तो अपने जान से भी ज्यादा बाजी लगाकर राष्ट्र निर्माण में लगे ही हुए। लेकिन हम लोग राष्ट्र निर्माण में कर सकते हैं, अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। हम लोग योगदान, हेलो आपकी, हेलो, हाँ, आपकी आवाज बहुत स्पीड में निकल जा रही है कई बच्चों को, इसके लिए
थोड़ी स्पीड घटाइए क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि राष्ट्र निर्माण, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण पे विद्यार्थियों का कैसा योगदान रहेगा, तो हम राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अभी हमने चर्चा किया कि भारत के पास पहले पीपीई किट नहीं थी, तो आईआईटी के स्टूडेंट्स ने प्लान आउट करके उसका एक स्ट्रक्चर मॉडल तैयार किया और स्ट्रक्चर मॉडल तैयार करके आज प्रतिदिन भारत में 3.5 लाख पीपीई किट तैयार हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज है जो स्टूडेंट्स आगे कर सकते हैं। पहले किसान पे की अगर हम बात करते हैं तो भारत में एक कृषि प्रधान देश है और आज के बहुत सारे युवा एक तरीके से कृषि को छोड़कर आगे की मतलब नहीं, कृषि में कुछ है ही नहीं, उसको छोड़ के आगे निकलने शुरू किए कि नहीं भारत में मतलब फार्मर हुआ या एग्रीकल्चर में बेनिफिट नहीं, उसको लेकर आगे मतलब उसको छोड़ते चले गए। आज क्या है कि आपको पता नहीं होगा, आईआईटी कानपुर के, कहीं और के नहीं, बिहार के ही 2 आईआईटी कानपुर के विद्यार्थी थे जिन्होंने वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करके उन्होंने गिनीज बुक में वर्ल्ड में दायर किया। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल समाज के तौर पे पेश की कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या ये करके, हमारे पास किसान भी राष्ट्र निर्माण में उतना ही योगदान दे रहे हैं जितना एक बैठे राष्ट्र निर्माण में एक सिपाही का योगदान है, जितना एक डॉक्टर का योगदान है, जितना एक फार्मर का मतलब जितना एक स्टूडेंट्स का योगदान है, तो उतना ही एक किसान का भी योगदान है राष्ट्र निर्माण में। क्यों? क्योंकि वह हमें हमारी दाल रोटी का उत्पादन वह किसान ही करता है, तब जाके हम तक हमारी जीविका चल पाती है। और आज मिसाल पेश किया है, बहुत लोगों ने यह तक नहीं पता है कि खेती छोड़कर आज कहीं ना कहीं आपको इस लॉकडाउन, जो इस लॉकडाउन से भी हम अगर कुछ चीजों को जोड़ते हैं तो इस लॉकडाउन में भी पता चला कि कहीं ना कहीं हमने कहीं ना कहीं एक होड़ लग गई थी शहर निर्माण में। अब पुनः हम अपने गांव की ओर हो सकते हैं। और एक राष्ट्र तभी निर्माण सुयोजित ढंग से हो सकता है जब गांव और शहर दोनों का जब प्रॉपर विकास हो, तभी आप एक राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब आपका गांव और आपका शहर दोनों विकासित हो, दोनों एक तरीके से पैरेलल दृष्टिकोण से विकासित हो, सुनियोजित ढंग से चले, तभी जाकर आपका राष्ट्र का निर्माण होगा। क्योंकि भारत में 70% गांव है और 30% ही शहर है, तो हम 30% डेवलपमेंट को हम 70% पे थोप नहीं सकते हैं। तो भारत में राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब भारत का हर एक गांव और हर एक युवा को अपना कर्तव्य मालूम होगा कि हमारा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। अगर हम बात करते हैं कि सरकार की हमारे प्रति एक कर्तव्य है, तो हमारे पास भी फंडामेंटल ड्यूटीज है। हमारा भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे सरकार के लिए कि हमारे नेशन के लिए, अगर आप चलिए सरकार के लिए नहीं तो हमारे नेशन के लिए, तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है और उस फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमें निभाना होगा और हमें अच्छे तरीके से करना होगा, तब जाकर हमें एक राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जैसे हमने अभी चर्चा किया आर्मी पे, स्टूडेंट्स पे, किसान पे, अब हम आते हैं, बहुत लोग कुछ काम को छोटी दृष्टि से देखते हैं। अगर कोई जूता सीता है तो हम उसको कहते हैं अरे ये चमार है, ये जूता सीता है, ये क्या करेगा। आपको पता नहीं होगा एक राष्ट्र निर्माण में उसका भी उतना ही महत्व है, उतना ही उसका योगदान है जितना हमारा और आपका राष्ट्र निर्माण में है। क्यों? क्योंकि वह कॉबलर अगर नहीं होगा, वह मोची अगर नहीं होगा, तो इस पूरे भारत में जूता का निर्माण बंद हो जाएगा। उस पूरे भारत में जूता का, चप्पल का निर्माण बंद हो जाएगा। तो अगर जूता चप्पल का निर्माण बंद हो जाएगा तो हम खाली पैर घूमेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि हाउ विल यू मैनेज अ पोस्ट पैंडेमिक प्रॉब्लम्स। हम इस चर्चे को खत्म करके मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगा कि मतलब जैसे अभी हम कॉबलर पे चर्चा कर रहे थे कि कैसे मतलब हम कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक अपर क्लास के वर्ग ही सिर्फ राष्ट्र निर्माण में कार्य कर सकते हैं। छोटे लोग का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जब समाज के हर एक तबके के वर्ग, हर एक लोग साथ आकर जुड़ेंगे और उसके अपना कर्तव्य और अपना दायित्व समझेंगे, तब जाकर एक राष्ट्र का समुचित ढंग से निर्माण हो सकता है। सबसे पहले अब हम लेते हैं
कि एक लोहार, जो अपने भाषा में लोहार आप लोग जानते होंगे, जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, मतलब एक लोहार का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आप कैसे, क्योंकि वह लोहार नहीं होगा तो हमारे पास टूल्स नहीं होंगे, और टूल्स नहीं होंगे तो हमारा गन मैन्युफैक्चर नहीं होगा। तो हम समाज में कैसे, हम समाज में जो दुश्मन है, जो हमारे बॉर्डर पे जो हमारे सिपाही खड़े हैं, उनको हम कैसे उनको हम गन दे पाएंगे, तभी तो वो हमारे फाइट करेंगे हमारे दुश्मनों से। तो उनको फाइट करने के लिए भी हमें राष्ट्र निर्माण में हमारे एक लोहार की भी जरूरत पड़ रही है। तो हमने क्या देखा कि राष्ट्र निर्माण में जरूरत नहीं है कि सिर्फ एक विशेष वर्ग ही राष्ट्र निर्माण कर सकता है। राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जब हम सब लोग सामने आके करें। अब जैसे एक मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप में बहुत कम लोग जानते होंगे। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है कि हमारे मतलब अपने नॉर्थ इंडिया में, चलो कम से कम पश्चिम भारत में और साउथ में तो कम से कम इंटरप्रेन्योर्स को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जब उत्तर भारत की जब आप बात करते हैं, तो जैसे ही आप अपने घर पे बोलते हो कि फादर आई वांट टू ज्वाइन अ बिजनेस, या मुझे बिजनेस करना है, सीधा आपको घर में ये मिलता है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, इसलिए आपको बिजनेस पे आना है। तो कहीं ना कहीं उसको पहले से ही डिमोटिवेट हो जाता है, यार बिजनेस में बहुत रिस्क है। बट आपको पता है, अगर एक इंडस्ट्री सेटअप होती है, सपोज दैट एक आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं, चाइना में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। चाइना हो या यूरोपियन कंट्रीज में भी कोई बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, इक्का दुक्का 3-4 इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी। बट these countries have lots of small scale industries, agro based industries, और small scale industries, agro based industries सबसे ज्यादा राष्ट्र निर्माण में उनका महत्व रहता है। अगर एक इंडस्ट्रीज, अगर एक इंटरप्रेन्योर हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का, हमारे एक मोहल्ला का एग्जांपल लेते हैं ना, हमारे एक मोहल्ला में अगर एक फैक्ट्री खुलता है, अगर उसमें अगर 10 एम्प्लॉयर है, एक फैक्ट्री खोलने पे अगर 10 एम्प्लॉयर है, तो 10 एम्प्लॉयर अगर हमारे यहाँ जॉब कर रहा है, तो 10 एम्प्लॉयर के यहाँ 5, कम से कम हमारे भारत देश में तो एक परिवार में 5 सदस्य तो जरूर होते हैं। तो 5 सदस्य जब हमारे साथ जुड़े, अगर 10 लोगों को हम एम्प्लॉय दे रहे हैं, एक हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल के, तो करीब हम 100 लोगों का पेट भर रहे हैं। तो इससे हम समाज का कैसे निर्माण कर रहे हैं कि एक आदमी ने 10 लोगों को रोजगार दिया, और वह 10 लोगों ने 100 लोगों का डेली का जीवन पानी का रोटी मुहैया करा रहे हैं। ये सबसे बड़ी, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं हमारे बढ़ावा देना होगा, और यूथ को भी, जो भी 15 साल से लेकर 35 साल के जो भी यूथ है, उनको एक कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योर के ऊपर भी आना होगा कि एक ये करना होगा कि नहीं, हमें जॉब इज अ गुड, जॉब भी करना है, ठीक है, लेकिन अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम बिजनेस क्यों नहीं सेटअप करें, हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्यों नहीं, हम जैसे हम मार्केट में, जैसे हम अगरबत्ती खरीदते हैं, सर्फ खरीदते हैं, हम बिस्किट्स खरीदते हैं, हम क्यों नहीं छोटा सा बिस्किट का एक उद्योग लगा दें, हम क्यों ना छोटा सा एक कोई मतलब अगरबत्ती का उद्योग लगा दें, क्योंकि एक जिले की पर ईयर की अगरबत्ती की खपत करीब 50 करोड़ की लागत अगरबत्ती की खपत होती है। 50 करोड़ रुपए एक प्रखंड की अगर खपत होती है एक अगरबत्ती से सिर्फ, तो हम 50 करोड़ को तो बचा सकते हैं ना अपने हम ज्वाइन करके। अपना एक अगर स्मॉल स्केल बेस पे था तो आप कर सकते, तो उससे भी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। उससे राष्ट्र का कैसे निर्माण हुआ कि आपने एक छोटा उद्योग लगा के 10 लोगों को रोजगार दिया, और 10 लोगों ने 100 लोगों का भरण पोषण किए, तो उससे भी एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। अब हम आते हैं इंजीनियर्स कैसे राष्ट्र निर्माण करेंगे। आपको पता होगा कि जितना भी चीज है, जितना भी भारत में कंप्यूटर्स हुई, कहीं ना कहीं अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे हम, ये भी सोचने की विषय है। तो उसमें हमारा टॉपिक है रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। तो ये सब कहीं ना कहीं कोरिलेट उस चीज से जरूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो यूथ का जो रोल है राष्ट्र निर्माण में, वो राष्ट्र निर्माण में यूथ का रोल तभी संभव होगा जब हम हर एक क्षेत्र में आगे अपने राष्ट्र को आगे ले जाए। अब आप लोग को कुछ अगर क्वेश्चन करनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आपका बिट्टू जी का कहना है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कृषि से जो जुड़ा हुआ चीज है, जैसे आप बता सकते हैं, जैसे
आपके गांव में हमारे यहाँ खेती होती है चावल की, दाल की, वो सब जो है, वो चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, उस सब से जो हम उत्पादन से हम नमकीन कर सकते हैं, आलू का चिप्स बना सकते हैं, पिकल्स कर सकते हैं, जो छोटा छोटा इंडस्ट्रीज है उससे हम मतलब वो तैयार कर सकते हैं, नमकीन तैयार कर सकते हैं। उस सबको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में काउंट करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना लगा करके हम छोटा इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा सा एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का स्वरूप तैयार करते हैं, जिससे एक बहुत ही, और ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में सबसे कि हमें ज्यादा से ज्यादातर यूथ को आगे आकर इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना होगा, तब राष्ट्र के निर्माण संभव हो सके। अच्छा, कैन यू, सौरभ शर्मा जी का क्वेश्चन है कि कैन यू एम्पावर्ड यूथ थ्रू स्पोर्ट्स। उनका कहना है कि आप स्पोर्ट्स के थ्रू यूथ को कैसे एम्पावर्ड करोगे, मतलब यूथ कैसे जुड़ पाएगा। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं, भारत जब 1947 में आजादी हुई, उस समय बहुत ऐसी स्पोर्ट्स थी, क्रिकेट तो चलो सब लोग जानते भी थे, क्रिकेट सब लोग जानते भी थे, और क्रिकेट पे एक गवर्नमेंट की विशेष रुचि भी रही, तो क्रिकेट को ज्यादा बढ़ावा मिला, और सब सवालों के अनुसार और सब स्पोर्ट्स के अनुसार। बट डे टू डे एक स्पोर्ट्समैन का जो स्पिरिट होता है, हमें स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट से सोच लेनी चाहिए। उसकी एक सोच होती है कि हमें, उसने एक एम, लक्ष्य तय किया रहता है कि हमें कोई 100 मीटर रेस में एथलीट किसी को बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को हॉकी प्लेयर बनना है। उसने एक स्पोर्ट्स से तय किया रहता है कि नहीं, हमें इतने 4 बजे सुबह उठना है, हमें ये एक्सरसाइज करनी है, हमारे फिजिकल अपने हेल्थ को मेंटेन करना है, और हमें उस गोल को अचीव करना है किसी भी सूरत में। तो उस गोल के लिए उसने उसके ओर काम करता है। तो वैसे ही हम यूथ को भी एक गोल सेट करना होगा कि हमारा राष्ट्र निर्माण में हम ज्यादा नहीं, हम ज्यादा कुछ नहीं, हम राष्ट्र निर्माण में अपने प्रत्येक दिन का 20 मिनट, अगर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने दिन का प्रत्येक 20 मिनट राष्ट्र निर्माण में लगा दें। अब जरूरी नहीं है कि राष्ट्र निर्माण में हम खेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर एक प्लेयर, अगर हमारे एक समाज से अगर कोई एक प्लेयर, चाहे वो एथलीट में, जैसे क्रिकेट में अभी बहुत इंडिया आगे बढ़ी, बहुत ऐसे भी खेल है जिसमें इंडिया को बहुत आगे हम यूथ को ले चलना है, जैसे रग्बी, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, हॉकी में अभी हम लोग को और आगे करना है हमें, जैसे एथलेटिक्स हुआ, लॉन्ग जंप हुआ, हाई जंप हुआ, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसमें और हमें समाज के लोगों को आगे आके हमें और आगे आके उसको प्रोत्साहन करना होगा कि नहीं, इसमें भी स्कोप है। और हमारे पेरेंट्स को भी समझना होगा कि नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करके ही लोग राष्ट्र निर्माण करेंगे या पढ़ाई करके ही बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इसमें भी स्कोप है। आपके आज के दौर में स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा स्कोप है। हाँ, लेकिन यही होगा कि दृढ़ संकल्प हमें करना होगा, निश्चय करना होगा कि हमें करना है, तो हम उस अचीव को भी कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट का भी स्पोर्ट्स के प्रति बहुत रुझान बढ़ रही है, धीरे धीरे वो हर एक, पहले बोर्ड नहीं थी, हर एक जगह बोर्ड, पहले बिहार में ही 1999 के बाद जब बिहार झारखंड अलग हुई तो वहां पे क्रिकेट बोर्ड खत्म कर दिया गया था। फिर अभी कुछ साल, 1 साल पहले करीब बिहार में भी क्रिकेट बोर्ड आई, तो एक कहीं ना कहीं वहां के युवा को भी एक चांस मिला कि वह रणजी में अपना पदार्पण कर सकते हैं और उसके थ्रू एक नेशन को एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी, ऐसे ही स्पोर्ट्स क्लब हुई, जालंधर स्पोर्ट्स क्लब है, वैसे ही बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब भी खुली, और आज कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के प्रति भी रुझान बढ़ा, तो लोग धीरे धीरे स्पोर्ट्स में भी आगे जा रहे हैं। अब जैसे एक ने कहा, हाउ विल यू मैनेज पोस्ट पैंडेमिक प्रॉब्लम्स। अब इनका कहना है कि अब कैसे हम अपने मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है इस एपिडेमिक कंडीशन में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें अभी का जो सिचुएशन है, हमारी जो टॉपिक है वो यूथ, तो जो है यूथ टुवर्ड नेशन बिल्डिंग, हम उस पे अगर आते हैं। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन को आप पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन बताने के लिए, तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है कि एक अंतरराष्ट्रीय संबंध। उसने कहा है टॉक अबाउट इकोनॉमी एज वेल। अच्छा, इकोनॉमिक्स पे भी चर्चा करना है, ठीक है, बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारे एक मित्र पीयूष उपाध्याय जी का कहना था कि इंटरनेशनल रिलेशन पे आपका क्या ये है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी टॉपिक जो है यूथ टुवर्ड नेशन बिल्डिंग है, बट आपको मैं बताऊं कि अंतरराष्ट्रीय जो संबंध, आपको पता होना चाहिए कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है,
अंतरराष्ट्रीय संबंध भारत का हर एक देश के साथ कहीं ना कहीं पहले से बहुत बेहतर हो रही है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा संबंध पहले से बहुत बेहतर हुई है, बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ पे आई है। और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो एक इंटरनेशनल मार्केटिंग बनी, एक इंटरनेशनल बिजनेस के एक इंटरनेशनल व्यापक तौर से एक ये तैयार हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशन का एक ग्लोबलाइजेशन 1990 के बाद एक बहुत मुहिम चला, उसके बाद जो हुआ, तो भारत का जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वह भी किसी राज्य, किसी भी अन्य देश के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छा भी, आज भी आप देख सकते हैं यूएसए के साथ भी भारत की बहुत घनिष्ठ संबंध हुई, क्योंकि जब भारत एक असली राष्ट्र और एक असल राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब भारत का आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके से हम एकदम मजबूत हो, तभी जाकर एक प्रतिभाशाली हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है टॉक अबाउट इकोनॉमी एज वेल। अच्छा, एक श्वेता जी हमारे जो भी दर्शक है उनका कहना है कि आप इकोनॉमी पे भी चर्चा करें। देखिए, इकोनॉमी पे जो चर्चा करने के लिए बहुत ही बड़ा, खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपने जब पूछा है तो मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमी क्या है। जो अर्थव्यवस्था भारत की है, देखिए अर्थव्यवस्था एक दिन में भारत की या किसी भी राष्ट्र की सुदृढ़ नहीं हो सकती। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें खुद को भी लगना होगा। हम हर एक चीज सरकार पे निर्भर नहीं हो सकते। वी कैन नॉट ब्लेम ईच एंड एवरीथिंग फॉर द नेशन, या फिर नॉट फॉर द नेशन, फॉर द गवर्नमेंट। क्योंकि आप इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, हम इसलिए आपको बार बार बताया कि इंटरप्रेन्योरशिप पे हमने जोर दिया कि इंटरप्रेन्योरशिप जब चालू होगा, जैसे ही देखिए सब लोगों का एक होता है कि इंडस्ट्री नहीं लगा, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगेगा, 50,000 लोगों को जॉब मिल जाएगा। अरे भैया 50,000 लोगों को चलिए मैं मान भी लूं जॉब तो लग जाएगा, लेकिन बड़ा बड़ा कितना इंडस्ट्रीज लग जाएगा, कितना इंडस्ट्रीज आप लगा देंगे। लेकिन अगर छोटा छोटा, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे आप जोड़ देते हो कि आप जिस तालुका से हो, जिस पंचायत से हो, उस पंचायत में आपका जो पंचायत में क्या खपत है, आपके पंचायत में, आपके तालुका में। जानवी अत्रे जी, आपका जो सवाल है पोस्ट पैंडेमिक, मैं आपके सवालों को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप एक बार इसको हिंदी भाषा में बता सकते हैं, या आप एक सवाल को किसी दूसरे तरीके से बता सकते हैं, तब मैं आपको सवाल को समझ पाऊँ, क्योंकि मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया हूँ कि आपका सवाल क्या है। एक बार आप समझ पाऊँ आपके सवाल को, मैं संतुष्ट कर पाऊँ हम अपने जवाब से। हम अभी इकोनॉमिक पे जो चर्चा कर रहे थे, तो हमारे जो तालुका है, हमारे जो पंचायत है, उसमें सबसे ज्यादा किस चीज की खपत है, हम उसको वॉच करें। हम अगर उसको वॉच करते हैं कि हमारे पंचायत में अगर सबसे ज्यादा आलू की खपत है, तो हम आलू की स्टोरेज चालू करें। हमने अभी तक क्या, आलू से, आपको पता नहीं होगा, आपके आलू से पार्ले इतना बड़ा ब्रांड बन गया, आपके आलू से और सब विदेशी कंपनी सब इतना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने, अरे आलू का तो सिर्फ सब्जी बन सकता है या भुजिया बन सकता है, हमने यही तक सोच रखी नहीं। उसी आलू से चिप्स भी बन सकता है, उसी आलू से वेफर्स भी बनता है, और जो उसको पैकेजिंग करके बेचते हैं, उसी आलू से बहुत कुछ बन सकता है। सपोज डेट, मान लीजिए एक आलू के अलावा गेहूं हो गया, किसी भी चीज को हमको ये चीज करना होगा कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर फोकस करना होगा, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही हम युवाओं को आगे लाएगी, और युवा जब आगे आएगा तो स्वतः राष्ट्र की निर्माण भी होगी, और हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है वह भी भारत का सुदृढ़ होगा, जब हम लोग एक बार प्रतिज्ञा ले। क्योंकि अब जब आप बोलोगे कि सरकार रोजगार मर गई है, हमारी पॉपुलेशन आप देखो 135 करोड़ जनसंख्या वाली हम देश है, 135 करोड़ जनसंख्या वाली देश है, तो हम सब कुछ, हम कितना परसेंटेज जॉब ले लेंगे? अगर भारत अगर 20% भी जॉब ले ले, तब भी तो हमारे करोड़ों में हमारे बेरोजगारी तब भी रहेगी। तो हमें किस चीज पे निर्भर होना होगा? हमें छोटे छोटे उद्योग पे निर्भर होना होगा, और छोटे छोटे उद्योग से, मैं आज भी इस चीज पे बोल रहा हूँ, उसी से राष्ट्र निर्माण, केवल उसी से नहीं बट उससे भी राष्ट्र निर्माण होगा, और हम युवा को समझना होगा, उससे भी राष्ट्र निर्माण होगा, और हम उस पर भी फोकस करें, तब जाकर एक राष्ट्र निर्माण होगा। कृषु झा है, उनका सवाल है यूथ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अवेयरनेस एंड पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली सोसाइटी प्लानिंग। अच्छा, नहीं, इनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि देखिए, हम युवा जो है, मैं इतना समझता हूँ कि जो भी युवा पढ़े लिखे उनको तो समझना होगा, क्योंकि अगर हम दो है, हम अगर एक हस्बैंड वाइफ है, अगर हमारे 12 बच्चे अगर पैदा हो जाए,
तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, हम कैसे उसको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, हम कैसे उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे, हम कैसे उसको अच्छा हेल्थ व्यवस्था प्रोवाइड करवा पाएंगे। हम तभी प्रोवाइड कर पाएंगे अगर हमारे पास 20,000 की इनकम है पर, अगर हम उस 20,000 में कितने को हम अच्छा से सरवाइव कर पाए। तो हम यूथ को भी ये चीज समझना होगा कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल भी हम यूथ को करना होगा। और यूथ जब पॉपुलेशन कंट्रोल के अवेयरनेस, आपको हर एक समाज में, हर एक कस्बे में बताना होगा कि आप पॉपुलेशन, जो जनसंख्या भारत में एक व्यापक रूप से फैल रही है, उस जनसंख्या को भी नियंत्रण करना होगा। तभी जाकर भारत एक उज्जवल राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करेगा। बिट्टू यादव जी का सवाल है, हाउ द यूथ कैन मेक अ बेटर नेशन। बिल्कुल सही बात है। उस समय से हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि यूथ कैसे बेटर नेशन के बना सकता है। आपको मैं बताया भी हूं कि यूथ अपनी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से, जरूरी नहीं कि बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन दे, एकदम छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन दे। हम मान के चलिए एक स्टूडेंट्स है, तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये कर्म है कि हम अपने सोसाइटी से 3-4 बच्चे को, जो नीडी पीपल है, गरीब लोग हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, कि वो आगे बढ़े, उनको हम अच्छी शिक्षा के लिए अग्रसर करें, उनको पढ़ाए। और वो जब पढ़ेंगे, समाज का सबसे निचला तबका का वर्ग भी अगर शिक्षित होगा, जब वह शिक्षित होगा तब जाके वो अपने सोसाइटी के लोगों को शिक्षित करेगा। उस तरीके से भी हम राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। हम किसी बेरोजगार को हम पैसे नहीं देंगे, लेकिन उसे हम पैसे देंगे किसी बिजनेस के लिए, जिससे वह स्टेबल हो पाए। क्योंकि हम किसी को अगर 5,000 रुपए से आर्थिक मदद कर देते तो वह 5,000 रुपए 5 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर तो वह भिखमंगा का भिखमंगा ही रह जाएगा। तो हमें उस 5,000 रुपए न देकर उसको एक रास्ता दिखाना चाहिए, जिससे वह 5,000 पर डे या पर मंथ कमा सके, जिससे उसके परिवार की जीवन यापन चल सके। हम इस तरीके से भी यूथ का निर्माण कर सकते हैं। जैसे जब हम प्राचीन भारत में जाते हैं तो सबसे भारत में सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज था, बहुत सारे ऐसे चीज थे। सोशल रिफॉर्मर आए, राजा राम मोहन राय हो, स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो, इन्होंने एक मुहिम चलाया कि नहीं, यह समाज में गलत काम हो रहा है, हमें इस समाज को इस चीज से निपटना होगा, हमें समाज से कोई इस चीज से दूरी बनानी होगी। और उन्होंने आज के डेट में, आज 2020 में, हम 2020 में है, हमारे 2020 में शायद ही हमने कोई किस्सा सुना होगा सती प्रथा का या फिर चाइल्ड मैरिज का। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक दृढ़ संकल्प लिया था कि नहीं, हमें इस चीज को खत्म करना है। तो आज हम युवाओं को सामने आकर ये चीज लेना होगा कि हम युवा को भी आगे कैसे आना है। हम राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें अपने समाज के, अपने छोटे लोगों को, अपने सोसाइटी के लोगों को, उनको बताना होगा कि नहीं, हम समाज का निर्माण एक किसान से लेकर, एक हजाम से लेकर, एक चमार से लेकर, हर एक तबके के वर्ग समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में लग गए। और जब ये सोच लेंगे कि हम सब लोग राष्ट्र निर्माण में लगना है, तो राष्ट्र का निर्माण होगा। जानवी जी का कुछ सवाल उनका। जानवी जी वाली है, वैसे निपटाया जाए, कैसे निपटाया जाएगा? अच्छा, उनका कहना है कि ये जो बीमारी हुई है, अभी जैसे बीमारी है कि अभी जैसे कोविड-19 है, उस कोविड-19 से जब भारत निपटेगा, तब जो भारत को समस्या आने वाला है, उससे भारत कैसे झेलेगा। देखिए, ये चीज कहीं ना कहीं सबको एक माइंड मेकअप। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि मतलब पहले मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। जानवी अत्रे का सवाल था कि कैसे, तो मैं आपको बताऊं कि कैसे निपटा जाएगा कि जब कोविड-19 एक बीमारी है। देखिए, हर एक 100 साल पे कोई ना कोई महामारी कहीं ना किसी न किसी वायरस से आती है। जैसे भारत के पास पहले एक चिकन पॉक्स नाम की एक बीमारी थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। लोग गांव में कहते थे कि माता जी हुए हैं, और महामारी टाइप फैल जाती थी। टीबी का इलाज नहीं था, एड्स का इलाज नहीं था, कैंसर का इलाज नहीं था, लेकिन समय लगा, इलाज आया, और आज बहुत लोग उसका उपचार भी चल रहे हैं। कोविड-19 का क्या है, यह भी एक बीमारी है, और हमको कहीं ना कहीं इस चीज को वाकिफ होना होगा कि कोविड-19 भी एक बीमारी है, जो बीमारी इस दौर में है, और उसके हमको निपटना होगा। सरकार ने हमें सिखाया कि हमें भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमें एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, नमस्ते करना है, मतलब बहुत सारे चीजें सरकार ने आपको बताई, आपके सामने कि इस तरीके से चलना है। अब सरकार यह भी सरकार पूरे भारत को बंद नहीं रख सकती, और भारत को कितने दिन तक बंद रख सकती है। इससे आर्थिक मंदी भारत को
बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर भारत अभी अगर आगे खुलता है, अभी भी भारत का जैसे ही खुलता है, तो बहुत सारी ऐसी ये है कि आर्थिक मंदी आएगी, तो भैया उससे भी निपटने के लिए बिल्कुल सही बात है, मैंने भी वही कहा है कि कैंसर हो या एड्स का हो, अभी भी कोई इलाज नहीं है। बट लोग ने जीना सीख लिया कि यह एक बीमारी है और इससे आज 25-25 साल तक लोग जी रहे हैं। वैसे मेरा भी विचार कहना है, हमारा भी ये वक्तव्य था कि कोविड-19 भी एक बीमारी है और हमें इससे प्रिकॉशन लेना होगा, और प्रिकॉशन लेकर ही हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। बाकी हम आते हैं कि मतलब कोरोना के बाद भारत का जो सिचुएशन होगा उससे कैसे निपटा जाए, और सही बात है उसमें यूथ कैसे योगदान दे सकता है, यूथ कैसे कंट्रीब्यूट दे सकता है कोरोना ऐसे वैश्विक महामारी के बाद भारत को और आगे बढ़ाने में, अग्रसर करने में। देखिए, भारत सबसे पहले एक विकासशील देश था, और विकासशील देश के पास एक बहुत बड़ी ये चीज थी कि भारत विकासशील देश था, और इसमें बहुत चीजें इस कोरोना ने भी हमें सिखा दिया। इस कोरोना ने हमें सिखा दिया कि आत्मनिर्भर होना, कि बहुत लोगों ने, हम लोग बहुत चीज विदेशी चीजों पे डिपेंडेंसी थे, वो डिपेंडेंसी हमें कम करना होगा। उस डिपेंडेंसी को हम कैसे आगे बढ़ाया जा सके। अब what do you mean to say we should adapt this situation? No, I don't mean to say that this is to adapt this situation. I have just wanted to tell you that we have to fight from this situation. We have to precaution for that diseases. हमें इससे सावधानी बरतनी होगी, और सावधानी बरत के हमें भारत को आगे भी बढ़ाना है। हम इस बीमारी से लड़ना है, हमें सब लोगों को साथ होकर हमें लड़ना है और इस बीमारी से हमें बचना है। What do you say on आत्मनिर्भर भारत? मेरे अनुसार आत्मनिर्भर भारत यह है कि हम सब कुछ का, देखिए ये पॉसिबल नहीं कि हम सब कुछ का एक दिन में सब कुछ का एक सही सोच कर सकें, लेकिन इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारत पीपीई किट तैयार नहीं करता था, भारत के पास बुलेट प्रूफ कारें तैयार नहीं होती थी, वो सब हमने तैयार करना शुरू किया। तो यह एक तरीके से आत्मनिर्भर हम धीरे धीरे हो रहे हैं। हम एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज पे फोकस करें, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस करें अपने सोसाइटीज में, उस पे हम फोकस करें, तब जाकर हमारा आत्मनिर्भर भारत सफल होगा। हाँ, आपका सवाल ये है कि उसके बाद कैसे निपटेंगे, कि कैसे उस सिचुएशन। देखिए, हमारा जो टॉपिक है यूथ टुवर्ड नेशन बिल्डिंग में, अब कुछ लोगों का सवाल है कि कोविड-19 के बाद हम कैसे निपटेंगे। तो देखिए, हमारा एक ही विचार है, कोविड-19 के बाद हमारे जैसे यूथ को सबसे पहले इस चीज पे सोचना होगा कि आखिर क्या वजह थी कि इतने सारे लोग आज गांव से जो शहर से जो गांव गए, उनको हम गांव में एक कोई भी उद्योग, छोटा उद्योग लगाए, एक उद्योग से नहीं 4-5 छोटा उद्योग लगाए, और उस छोटा उद्योग लगाने के बाद उनको हम एक कार्य दे, एक जॉब दे या एक नौकरी दे। उस नौकरी जब हम उनको देंगे तो वह अपने परिवार का, अपने पोषण का वहीं से होगा, और उससे हमारे भारत का भी जीडीपी भी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और उससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हमारा बढ़ेगा, और उससे हमारा राष्ट्र निर्माण भी संभव होगा। उससे एक युवा को यह भी मिलेगा कि हम एक छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाकर भी हम उद्योगपति हो सकते हैं, और उसको एक चांसेस भी मिलेगी आगे बढ़ने। हर एक जिला में, हर एक ब्लॉक में कोविड-19 के बाद एक जागरूकता अभियान भी आप चालू कीजिए कि क्यों ना हम जो इतने सारे लोग जो लेबर माइग्रेट किए हैं शहर से गांव की ओर, कि हम क्यों ना एक छोटा उद्योग गांव में लगाए और गांव के लोगों को हम आगे बढ़ाए, गांव में के लोगों को हम आगे बढ़ाए और उनको जॉब प्रोवाइड। और वो जॉब कैसे हो सकती है? जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम खेती पे फोकस करेंगे, और वो भी एकदम कैसे, टेक्नोलॉजिकल इरिगेशन, ये नहीं पुरानी, टेक्नोलॉजिकल इरिगेशन पे हम फोकस करेंगे। हम छोटे छोटे उद्योग लगाने की हर संभव प्रयास करेंगे। वी कैन नॉट चेंज ऑल दीज थिंग्स विद इन अ सिंगल डे, बट इफ वी प्लान आउट then we will sort out this problem. If we, the youth of nation, unite together and we take a promise that
हम सब लोग साथ आकर अगर प्रतिज्ञा ले कि नहीं, हमें भारत का यूथ जो है, हम जो यूथ है, वो यूथ जो है कैसे भारत को आगे बढ़ाए, वो भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या एक छोटा छोटा उद्योग लगाए, हम किसान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इरिगेशन पे फोकस कराए, हम एक सोशल रिफॉर्म समाज को करवाए, तब जाकर एक भारत, एक सुदृढ़ भारत बनेगी तभी। और हमारा जो भी यूथ टुवर्ड नेशन का जो सपना है, एक जो रोल है यूथ का नेशन के प्रति, तभी जाकर संभव होगा। आज का हम चर्चा इसी के साथ हम समाप्त करना चाहेंगे, फिर हम आपके साथ अगले सत्र में जुड़ेंगे। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना हमारे साथ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ VSP परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ ही साथ हमारे मोहित कुमार वत्स का भी, कि वह अपना कीमती समय निकालकर इस VSP को के पेज को आगे कर रहे, VSP को एक नई ऊर्जावान सोच से आगे कर रहे। साथ ही साथ इस VSP के प्रेसिडेंट चैतन्य ब्रह्मभट्ट हुए और हर्ष कुमार हो, जो भी इस टीम को आगे ले चल रहे हैं, कि और एक ऐसे ही आप एक सोशल रिफॉर्म, आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप एक सोशल रिफॉर्म लाए समाज में। आप किसी भी संगठन का एक कर्तव्य है कि वो अपने समाज को सोशल रिफॉर्म लाए, और एक सोशल रिफॉर्म लाकर समाज को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाए। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपके साथ जुड़ेंगे अगले। थैंक यू सो मच जो आप हमारे साथ जुड़े। वैसे ही आप भी हमारे एक आदर्श हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। और साथ ही साथ में हम वेडनेसडे को मित्रों एक जो है मॉडल है, यूथ मॉडल है एशिया, और साथ ही साथ में वो जो है वो क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, आयुषी ढोलकिया जी, वो हमारे साथ कौन सी डेट को, 20 मई को 2020 में शाम 6 बजे वो हमारे साथ जुड़ने वाली है। इसके लिए हम मोहित कुमार वत्स और आयुषी ढोलकिया जी को हम बहुत सारी शुभकामना देते हैं कि वो हमारे पेज पे आ रही है। वैसे वो कौन है आयुषी ढोलकिया जी? वो है मिस टीन इंटरनेशनल 2019, मिस टीन इंडिया 2019 है। तो दोस्तों, जितने भी आप सब लोग जुड़े हमारे साथ, वैसे ही वेडनेसडे को 20 तारीख को आप सब वैसे ही हमारे साथ जुड़े और हमें साथ सहकार दिया। इसके लिए आप सभी का VSP ग्रुप दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है। और मोहित कुमार वत्स जो सेकेंड ईयर क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, उनका भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच।